Which of these are recurring or selling or indirect expense? इनमें से कौन सा recurring या selling expenses है? जल्दी जल्दी गेस करना है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। गोडाउन एंड इंश्योरेंस। हाँ, यही रिकरिंग नेचर है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो वो एडजस्ट वर्किंग कैलकुलेट करते समय नहीं लेते। ट्रांजिट इंश्योरेंस लेते हैं, लोडिंग अनलोडिंग लेते हैं, ऑक्ट्रॉय लेते हैं। रास्ते का खर्चा बोला था ना, गोडाउन गेट तक का खर्चा को नॉन रिकरिंग बोलेंगे, सॉरी नॉन रिकरिंग बोलेंगे। और जो गोडाउन के अंदर लगता है वो वर्किंग में नहीं लेते, यानी रिकरिंग सेलिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस को वर्किंग में नहीं लेते। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दीज अकाउंट्स? जब गुड्स मिलता है कंसाइनी को, कौन से अकाउंट को डेबिट करेगा? कंसाइनर। कंसाइनर अकाउंट। X send goods to Y costing rupees 1.5 लाख। गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33%। और यहाँ भी कॉस्टिंग ही बोला है, मतलब फिगर भी ऑन कॉस्ट है, परसेंटेज भी ऑन कॉस्ट है। कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एन एडवांस फॉर अ नॉर्मल अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द सेल वैल्यू। तो बताओ कितना रुपया एडवांस करेगा? तो पहले सेल वैल्यू निकालो। हम 1.5 लाख रुपया का सामान भेजा है तुमको, इसको किस दाम पे बेचना है? कॉस्ट प्लस 1/3, यानी इसका 1/3 कितना होगा? 50,000, यानी 2 लाख में सेल करना है। 2 लाख का हम तुमको बोले जितना सेल वैल्यू उसका 60% हमको एडवांस दे दो। तो 2 लाख का 60% 1,20,000। ठीक है। नहीं क्लियर हो हमको बोलना, हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आएगा एमसीक्यू दोबारा रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 आउट टू कंसाइनी 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, जबकि गुड्स ऑन आईपी वैल्यू है। तो बताओ लोडिंग का अमाउंट कितना होगा? 20% ऑन सीपी मतलब 1/5, तो एसपी पे कितना होगा? 1/6। हाँ, तो 2,40,000 का 1/6 48,000। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज द नेचर ऑफ? गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट एक क्या नेचर का अकाउंट है? यस। Out of the given option which cannot be treated as part of the cost of purchase for valuing the stock in hand, इनमें से कौन सा खर्चा को, वो जो क्लोजिंग स्टॉक या नॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालते हो वर्किंग में, उनमें से कौन सा खर्चा को नहीं लेना है कंसाइनी का? बी नंबर। बी नंबर ऑक्ट्रॉय। नहीं लेना है ऑक्ट्रॉय, अभी ऊपर तो की है भाई। ऑक्ट्रॉय को तो तुम नॉन रिकरिंग माने हो, जो कि लेते हैं वर्किंग में। यहाँ दोबारा नॉन ऑक्ट्रॉय नॉन मतलब नहीं लेने वाला आइटम कैसे हो गया? डिलीवरी चार्जेस। यस। डिलीवरी चार्जेस क्या होता है? सेल करते समय जो खर्चा लगता है कैरेज आउटवर्ड, वो तो सेल के टाइम में लगेगा, वो नहीं लेंगे क्योंकि वो गोडाउन में माल एंट्री के बाद सेल होगा ना। हाँ। तो नहीं लेंगे वर्किंग में। पैकिंग लेंगे, फ्रेट लेंगे, ऑक्ट्रॉय लेंगे। ठीक है। X send out 100 bags to Y costing ₹1,000 each. 60 bags were sold at 10% above cost price. तो बताओ सेल वैल्यू कितना है? 60 बैग भी गए तो 60 बैग का कीमत कितना हुआ? 60 × 1000। हाँ, गलती कर रहे हो। 100 बैग भेजे लेकिन बिका तो 60 ही है, और हमको सेल वैल्यू निकालने बोला है खाली। तो हमको बाकी 40 बैग से कोई मतलब नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक है। 66,000 होगा भैया। हाँ, तो 60 × 1000 कितना होगा? 60,000। अब बोला 10% अबव कॉस्ट, यानी 10% ऑन कॉस्ट बोला है, और ये फिगर भी ऑन कॉस्ट है, तो 6,000। तो 66,000 इज योर आंसर। द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस।
एक्रूअल बेसिस, रियलाइजेशन बेसिस, कैश बेसिस, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी, ये सब आंसर में अगर सोचना पड़ रहा है देन बेटा जी अप्रूवल। हाँ, तो इतना टाइम क्यों लगना है एक्रूअल बोलने में? ये एमसीक्यूज तुम्हारे हार्डली 3 सेकंड से 4 सेकंड में सॉल्व होने चाहिए। कैलकुलेशन वाला में टाइम लग सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट? इनमें से कौन सा बात कंसाइनमेंट के लिए सच है? ये सेल ऑफ गुड्स है, ये हाइपोथिकेशन है, ये शिपमेंट है, ये मॉर्गेज है। बी नंबर सर, बॉम्बे। हाँ, हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स। विच हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स क्या है? हाइपोथिकेशन मतलब किसी को अपना गुड्स देना कोई एक पर्पस के लिए। वो बिक गया तो बिका, नहीं बिका तो हमको वापस दे देना। यही तो होता है कंसाइनमेंट में। कंसाइनमेंट एक टाइप का सेल नहीं है। कंसाइनमेंट कोई शिपमेंट नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। कंसाइनमेंट में हम कोई गिरवी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? कंसाइनमेंट अकाउंट खुलता है, गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट खुलता है, कंसाइनी भी खुलता है, कमीशन अकाउंट नहीं खुलता। पर्सनल अकाउंट थोड़ी खोलते हैं। अरे क्या बात करते हो? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट नहीं खोलते हो? हाँ वो तो अच्छा हाँ सर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनी अकाउंट नहीं खोलते हैं क्या हम लोग? हाँ सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, कमीशन अकाउंट बोल के कोई अकाउंट नहीं खोलते तो, ठीक है ना। क्योंकि जब कमीशन देने का कमीशन देते हो तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी करके एंट्री कर देते हो। गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट तुम एंट्री करते हो। इसीलिए जब कंसाइनमेंट का लेजर खोलते हो यहाँ पे टू कंसाइनी लिखते हो, उसी के अंदर में उसका कमीशन लिख देते हो। और जब कंसाइनी अकाउंट खोलते हो उसमें यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट बोल के कमीशन और उसका सारा खर्चा लिख देते हो। कमीशन का कोई अलग लेजर नहीं खोलते, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट सर। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। X of Kanpur sent 1000 boxes to Y of Delhi costing ₹200 each at an IP value of 220 each. 200 का सामान 220 का बता के बेचता है। Goods sent on consignment to be credited in general trading account will be 1000 into 200 की 1000 into 220? 200 ना सर। हाँ, जनरल ट्रेडिंग अकाउंट बोला है, यानी कंसाइनी कंसाइनर अपने नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में कितना लिखेगा? सर वो लोडिंग पे क्यों लिख के रखेगा? वो पागल थोड़ी ना। उसको तो बताइए हम 200 का डब्बा 220 बता के भेजें, ठीक बात। तो सर वो अपने बुक में 2 लाख ही लिख के रखेगा। जनरल ट्रेडिंग बोला मतलब वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेगा। अब परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय, परफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है? मेन इनवॉइस देने के पहले, मेन बिल देने के पहले जो एक डिटेल वाला एक बिल दिया जाता है ताकि तुम वेरीफाई कर लो कि यही गुड्स जा रहा है, ताकि बाद में मेन बिल में काटापीटी नहीं हो। तो परफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजेगा? कंसाइनी टू कंसाइनर या कंसाइनर टू कंसाइनी? हाँ, कंसाइनर टू कंसाइनी। X of Mumbai send certain goods cost plus 25%. इनवॉइस वैल्यू गुड्स का 2 लाख है, तो इसका सीपी कितना होगा? परसेंटेज ऑन कॉस्ट है 25% मतलब 1/4 और फिगर ऑन आईपी है तो 1/5, तो 2 लाख का 1/5 40,000 है ना। तो ये 1,60,000 का गुड्स 2 लाख बता के भेजा है, ठीक बात। चलो ठीक है। सर बोल रहा है 4/5 ऑफ द गुड्स वे सोल्ड बाय कंसाइनी एट ₹1,76,000। 4/5 ऑफ द गुड्स बेचा है। कमीशन 2% ऑन इनवॉइस वैल्यू है एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवॉइस। इनवॉइस वैल्यू पे 2% कमीशन मिलेगा।
और जितना एक्स्ट्रा इनवॉइस के ऊपर बेचा है उसका और 10% कमीशन मिलेगा। तो बताओ उसको कमीशन कितना मिलेगा? तो इनवॉइस वैल्यू पे तो जो बेचा है, तो देखो एक बार ढंग से देखना, 1,60,000 का गुड्स है, तुम 2 लाख का बता के भेजे हो, 4/5 ऑफ द गुड्स पे सोल्ड, तो 1,76,000 में बेचा है वो 4/5, 2 लाख का 4/5 कितना होगा? 2 लाख इंटू चैट वे पे 5। इतना टाइम बाबू आप लोग ने या तो कैलकुलेटर चलाना नहीं सीखे अब तक लाइफ में, आप इतना टाइम ले ही नहीं सकते। कितना होगा? 1,60,000। 1,60,000 और 1,60,000 का 4/5 कितना होगा? 1,28,000 का सामान सीपी है जिसका वैल्यू आईपी वैल्यू 1,60,000 है, उसको वो बेचा कितना में है? 1,76 में। तो जितना आईपी पे बेचा है उस पर कितना कमीशन मिलेगा? 2%। तो 1,60 का 2% कितना होगा? 3,200। 3,200, हाँ सर। और 1,76 का 10%, 1,60 से 1,76 का डिफरेंस कितना हुआ? 16,000 ऊपर बेचा है, तो जितना ऊपर बेचा उसका 10% और कमीशन मिलेगा। 16,000 का 10% और 1,600 और 4,800 टोटल। तो 4,800 उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, हाँ सर। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ सर। When del creditor commission is paid, bad debt will be borne by, जब del creditor कमीशन देते हैं bad debt कौन झेलेगा? कंसाइनी। del creditor कमीशन नहीं देते हैं तब कंसाइनर खुद झेलेगा। हम तुमको एक्स्ट्रा कमीशन भी दे रहे हैं तो हम ही लॉस क्यों झेले? लॉस तुम झेलोगे। अब मिस्टर एक्स कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग ₹3 लाख टू मिस्टर वाई एट कॉस्ट प्लस 1/3, और यहाँ पे भी कॉस्टिंग ही बोला है वर्ड, मतलब अमाउंट भी कॉस्ट पे ही है और परसेंटेज भी ऑन कॉस्ट है। 1/10 ऑफ द गुड्स वे लॉस्ट इन ट्रांजिट। मिस्टर वाई सोल्ड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एट 10% अबव द इनवॉइस प्राइस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल। 3 लाख पे 1/3 कितना होगा? 1 लाख। मतलब 3 लाख का सामान हम आपको कितना का बता के भेजे हैं? 4 लाख का। हाँ सर। अब बोल रहा है उसमें से 1/10 ऑफ द गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। 4 लाख का 1/10 कितना हुआ? 40,000। तो कितना का गुड्स तुम्हारे पास पहुंचा? 3,60,000। 360। उसका भी 3/5 तुम बेच दिए। मिस्टर भाई सोल्ड द 3/5 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स बोला है, मतलब 360 रिमेनिंग है मेरे पास। 4 लाख में से 40,000 बर्बाद हुआ, तो 3,60,000 का 3/5 2,16,000। 2,16,000 का गुड्स तुम 10% अबव आईपी बेची हो। 2,16,000 में और 21,600 ऐड कर लो, कितना होगा? 2,37,600। 2,37,600 ये रहा आंसर। मिस्टर एक्स सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख टू वाई एट 50% अबव कॉस्ट प्राइस। फिगर भी कॉस्ट पे है, परसेंटेज भी कॉस्ट पे है। द गुड्स आर सोल्ड फॉर 4 लाख। तुम इस पूरा गुड्स को कितना में बेच दिए? 4 लाख में। आईपी वैल्यू कितना है पहले निकाल लो। 2 लाख का 50% 1 लाख, 3 लाख आईपी वैल्यू है। 3 लाख आईपी वैल्यू का गुड्स तुम 4 लाख में बेचे हो। बोला जा रहा है 10% ऑन सेल्स कमीशन तो मिलेगा ही, प्लस 20% ऑफ द एक्सेस सेल वैल्यू ओवर आईपी। 4 लाख का 10% तो मिलेगा ही, 40,000 तो तुमको मिल ही रहा है, प्लस जितना तुम आईपी वैल्यू से ऊपर बेचो। कितना आईपी वैल्यू के ऊपर बेचो? 1 लाख। उस 1 लाख का भी तुमको 20% और कमीशन मिलेगा, मतलब 20,000 और, तो तुमको टोटल कमीशन मिलेगा 60,000। ठीक है, देखो अभी 14 मिनट 14.5 मिनट 15 मिनट लगभग हुआ है और अपने 18 क्वेश्चन किए हैं। गुड्स कॉस्ट टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 50,000,
During the transit, 1/10 of the goods were destroyed by fire. Again, 1/9 of the goods received by consignee were destroyed by fire in godown. Half of the original goods were sold for 30,000. Freight and insurance paid by consignor 2,500 and 1,500 respectively. Calculate the closing stock. कितना का सामान गया? 50,000 का. रास्ते में खर्चा कितना लगा कंसाइनर का? 5,000. 2,500 और 1,500 4,000. 5,000 नहीं बेटा, 4,000. हाँ. तो तुम्हारा 54,000 का कॉस्ट का गुड्स है. उसमें से बोल रहा 1/10 ऑफ द गुड्स वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर. 5,400 का गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गया. कितना का गुड्स तुम्हारे पास पहुंचा मतलब? 48,600 है ना? हाँ सर. 48,600 का गुड्स तुम्हारे पास पहुंचा. अब बोल रहा है उसमें से 1/9 और तुम्हारे गोडाउन में जाके डिस्ट्रॉय हो गया. अगेन 1/9 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी. तुमको 48,600 का गुड्स मिला है, उसका 1/9 डिस्ट्रॉय हो गया. कितना डिस्ट्रॉय हुआ? 5,400. 5,400 डिस्ट्रॉय हो गया. और हाँ. तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली कितना गुड्स बचा जो तुम बेच रहे हो? मतलब स्टॉक बेचा कुछ भी नहीं है. एक मिनट, कितना बच रहा है? 43,200. 43,200. अब बोला है हाफ ऑफ द ओरिजिनल गुड्स वे सोल्ड फॉर 30,000. यानी 25,000 क्या सर? 25,000 का. हाँ, 25,000 का गुड्स बेच दिए. तो कितना बचा? सर ओरिजिनल 54 लेंगे ना सर? 1 मिनट 25 लेके निकालो, हम देखते हैं आंसर क्या आएगा. 43,200 माइनस 25,000. 18,200. और अगर 54,000 का आप आधा करें तो 27,000. तो 43,200 माइनस 27,000. 16,200. हाँ, यही आंसर है. 54,000 लेंगे. ठीक बोला. ठीक है. हाँ. 19 का डी आंसर. हाँ ठीक है. कंसाइनमेंट का अकाउंट इज पर्सनल रियल नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नॉमिनल. नॉमिनल क्योंकि उसमें खर्चा इनकम डालते हैं. नॉमिनल अकाउंट हो गई होगा. ठीक है. मजा आया क्वेश्चंस करके? हमारा 17 मिनट में 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. आगे हम करना है कि आप करोगे? सर हम लोग करेंगे. हाँ करना. अकाउंट ऐसा पेपर होना चाहिए बेटा जहाँ पे कितना नंबर का अकाउंट का एग्जाम है? 100 नंबर का ना अकाउंट कॉस्ट मिला के. उस 100 में तुम्हारा अगर 65 नहीं निकल रहा है ना बेटा, तो यू आर इन ट्रबल. उस 100 में 65 70 तुम्हारा बेंचमार्क बनना चाहिए, ताकि बाकी पेपर अगर तुमको अपना पासिंग मार्क भी देके निकल जाए तो भी तुम मोटा मोटी 200 आराम से कवर अप कर लो. हम एक बार के लिए मानते हैं बाकी तीनों पेपर अगर हमको 45 भी देता है. डेप्रिसिएशन का एमसीक्यू करते हैं. डेप्रिसिएशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एसेट वैल्यूएशन, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ, वेरिफिकेशन ऑफ इट, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. जल्दी. ये सब आंसर में सोचना पड़े तो फिर बहुत दिक्कत में जाओगे. तो इतना टाइम क्यों लगता है बोलने में? इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट आर रीवैल्यूड, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू. नहीं, द रीवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. तुम्हारा रीवैल्यू होकर जो फिगर आए, अब उसका जितना लाइफ बचा. मैं एग्जांपल देता है, सुनना. मेरा 5 लाख का एसेट था. हम हर साल डिप्री कर रहा था 50,000 करके. 3 साल तक डिप्री किया 1.5 लाख. तो मेरा अब 3 साल के बाद वैल्यू कितना बचता है उसका? 3.5 लाख. हाँ. अब मेरा मन है हम उसको मार्केट वैल्यू पे रीवैल्यू करेंगे. मार्केट वैल्यू आज तो उसके दिन मान लो 5 लाख 4 लाख है. हम 4 लाख कर लिया.
और उसका लाइफ 10 साल था, अब और 7 साल लाइफ बचा है ना, हाँ तो 4 लाख को दोबारा 7 साल से डिवाइड करके हम उसका रिमेनिंग पीरियड का डेप्री कैलकुलेट करेंगे। और मान लो इसको हम रीवैल्यू करता है, इसका वैल्यू 2 लाख होता तो सर 2 लाख जो है 7 साल करते आप, मतलब रिमेनिंग लाइफ जो बचा है एसेट का हम उसके हिसाब से दोबारा एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन? वेयर एंड टियर, डिप्लेशन, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव? बोथ एंड। Which of the method of depreciation prescribed by Income Tax Act? Straight line annuity method, sinking fund method, equal installment return on value method, production average sum of the digit method, equal installment method and NUDV. ए नंबर, हाँ ए नंबर तो सर। हाँ ए नंबर, सॉरी ए नंबर। Depreciation is not provided for which of the following asset? कौन सा? लैंड, बोथ बी एंड गुड, हाँ बोथ बी एंड सी, Goodwill जमीन का से। भी नहीं करते और गुड्स स्टॉक का भी तो नहीं करते डिप्रिसिएशन। गुडविल का करते हैं बेटा, उसको करते हैं। टेंजिबल एसेट के वैल्यू घटने को डिप्रिसिएशन बोलते हैं और इनटेंजिबल एसेट के वैल्यू घटने को क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना। हाँ ठीक है। इसीलिए जब कंपनी अकाउंट बनाते हो वो याद करते हो ना, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आइटम का नाम होता है पीएल में, इसीलिए होता है क्योंकि डिप्रिसिएशन हो गया टेंजिबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब का। सर लैंड डिप्रिशिएट नहीं होता, आप गलत एग्जांपल दिए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अगर एक साथ हो तो डिप्रिशिएट होता है, ठीक है। खाली लैंड हो तो डिप्रिशिएट नहीं होता सर। और स्टॉक को कभी डिप्रिशिएट करते हो क्या? नहीं, तो ये दोनों डिप्रिशिएट नहीं होता, सही बात। अगला, ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू फिजिकल वेरिएंट, रिफ्लक्स ऑफ टाइम, फॉल इन द मार्केट वैल्यू, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। नहीं, इनोवेशन एंड इन्वेंशन 3 रीजन से डिप्रिशिएट होता है बेटा। तुम्हारा एसेट पड़ा पुराना हो गया, उसको बोलते हैं इन्फ्लक्स ऑफ टाइम। तुम्हारा एसेट यूज करते करते थोड़ा बहुत टूट गया, फूट गया, फट गया, वो हो गया घिस गया, वो होगा फिजिकल वेयर एंड टियर। फॉल इन मार्केट वैल्यू डिप्रिसिएशन होता ही नहीं है। और इनोवेशन के कारण, नया टेक्नोलॉजी आने के कारण तुम्हारे एसेट का वैल्यूएशन अब कम हो गया, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस, ठीक है। डिप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफरिंग इट टू, हाँ हर साल डिप्री को कहाँ भेज देते हो भाई? पीएल, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन? इनमें से कौन सा बाहरी रीजन है डिप्रिशिएट होने का? ऑब्सोलेंस, टाइम एलिमेंट, एब्नॉर्मल ऑकरेंस, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्सोलेंस, सही बात। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। लायबिलिटी। वेरी गुड, मजा आया सुन के आंसर, क्योंकि इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, याद आया। और प्रोविजन या रिजर्व ऑलवेज कौन से नेचर का अकाउंट होता है? बोलो सर। लायबिलिटी, हाँ लायबिलिटी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया गजब का नोट दिया है। तुम्हारा आईसीएमआई का स्टडी मैट उसको लायबिलिटी बोलता है, लेकिन बहुत जन उसको रिजर्व भी ट्रीट करता है, तो ये कंफ्लिक्ट है आईसीएमआई की तरफ से। ये कंफ्लिक्ट है दुनिया में, लेकिन हमको कौन सा इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं हम? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारा माई बाप वही है, तो अपने माई बाप का बात मानो, वही जो बोला वही फॉलो करो, ठीक है। तो हम भी वैसे भी सब उसको लायबिलिटी मान रहे थे। चलो बढ़िया है, तुम्हारा और इंस्टीट्यूट का सोच एक ही है। परचेज प्राइस ऑफ मशीन 8,90,000 है, उसका फ्रेट एंड कार्टेज लगा है 7,000 और इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है 30,000, इंश्योरेंस लगा है 20,000, रेसिडुअल वैल्यू है 40,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल। बताइए एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से? क्या क्या जोड़ोगे? ए नंबर से ये करवाया हुआ सवाल है। वैसे ठीक है, क्या क्या जोड़ोगे?
स्टेट इंश्योरेंस नहीं जोड़ेंगे। इंश्योरेंस नहीं जोड़ेंगे। हाँ, तो सर 890 में 7 जोड़िए और 30 जोड़िए, कितना हुआ? 9,27,000। उसमें से -40,000 का दीजिए रिजर्व है, लाइफ ऑफ द एसेट 5 साल, तो 927 में 40 गया, 887 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 177,400। तो सही जवाब था पहले में ही। डेप्रिसिएशन ऑफ 10 ईयर लीज बेस्ड ऑन मेथड, 10 साल का लीज पे एक एसेट लिए हैं, किस मेथड से डिप्रिशिएट करना बेटर होगा? स्ट्रेट लाइन तो बेस्ट है, एन्युटी मेथड भी आप लोग पढ़े नहीं हो, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जान लो कि जब भी कोई लीज पे प्रॉपर्टी लेते हैं, लीज मतलब क्या होता है? सर 10 साल तक वो प्रॉपर्टी हम जैसे मर्जी आप वैसे यूज करेंगे, आपको 10 साल का भाड़ा देते रहेंगे, 10 साल बाद आपका एसेट आपको लौटा देंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल बताएं, कोयला का जो लोग बिजनेस करता है, जमीन से कोल निकालता है, कोल हाँ कोल तो कोई जमीन के नीचे से निकलता है ना, हाँ वो जमीन किसका है? सरकार का। इंडिया का जो जमीन किसी का नहीं है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का। हाँ तो कोल कहाँ जहाँ जमीन पे कोल मिनरल्स कुछ भी निकलता है वो सब सरकारी जमीन है, लेकिन सारा कोयला तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं निकालेगा ना, कोल इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है, बट सारा कोयला तो वो नहीं निकालेगा ना, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को भी देता होगा जमीन कोयला निकालने के लिए, और जमीन गवर्नमेंट बोलता होगा कोयला निकालो और बेचो, थोड़ा कमाई हमको दो, थोड़ा कमाई तुम रखो। तो ये लीज पे देना होता है, वो जमीन उस प्राइवेट कंपनी का नहीं हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक बात? हाँ तो सर यहाँ पे Yes. स्ट्रेट लाइन और इनके दोनों मेथड बेस्ट है एकदम। ओरिजिनल कॉस्ट 1.5 लाख है, रेसिडुअल वैल्यू 10,000 है, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड आंसर ईयर। क्या देंगे? BSc। सॉरी एक मिनट, एन्युटी मेथड है नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड, खाली स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, हाँ ओरिजिनल कॉस्ट 1.5 लाख, रेसिडुअल वैल्यू 10,000, डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर 10% पर एनम अंडर WDV मेथड क्या होगा? 12,150 ये भी करवाया हुआ था। यहाँ रेसिडुअल वैल्यू से कोई मतलब है? हाँ सर, कम करेंगे ना। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। 1.5 लाख का 10% कितना होगा? 15,000, तो बचा एक 35, फिर एक 35 का 10% कितना होगा? 13,500, तो कितना बचेगा? 121,500। फिर 121,500 का 10% 12150, हाँ तो ये आ रहा ना 12150। ठीक है, हाँ तो बेटा जी हम रेसिडुअल वैल्यू माइनस नहीं किया, स्ट्रेट लाइन मेथड वाला जो होता है ना बेटा, वहां पे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट होता है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। हाँ ये ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड में रेसिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे, WDV में बेटा जब परसेंटेज दे देना आपको रेसिडुअल से कोई मतलब नहीं। अगर यही हम परसेंटेज दे के आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बोल देता तो आपको रेसिडुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, तब आप सीधा सीधी 1.5 लाख का 15,000 15,000 15,000 करके ऐसा डिप्टी निकालते रहते। बात क्लियर? हाँ खाली Yes, जब sir. फॉर्मूला लगा के निकालना हो तब रेसिडुअल वैल्यू से मतलब होता है। नेक्स्ट, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डिप्लेशन मेथड इज अडॉप्टेड? ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे। डी सर। डी होगा, वेस्टिंग एसेट्स के लिए डिप्लेशन मेथड यूज होता है। ये आप खाली याद रख सकते हो, एक आध MCQ, बाकी आपके काम का नहीं है। द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नोन एज, डेप्री माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचता है उसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। ठीक है, इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1 लाख, लाइफ 5 साल, एसेट वैल्यू 2,000, इफ डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड 19,600, देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? कैसे निकालेंगे बोलिए, तरीका बताइए, आंसर नहीं। सर 1 लाख एसेट का दाम है,
सॉरी डिप्रिसिएशन कितना है 19,600 और एसेट का दाम कितना हो रहा है 1 लाख। नहीं बेटा 98,000 क्योंकि 2,000 तुम्हारा रेसिडुअल वैल्यू है ओ तो हाँ डिवाइडेड बाय 98,000 इंटू 100 कर लो निकालो क्या आएगा सर एक्यूरेट नहीं आ रहा है, अप्रोक्स आ रहा है। 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना हाँ 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 तो 20% अप्रॉक्स हमसे दिया हुआ देख लो ठीक है हाँ कॉस्ट ऑफ एन एसेट 1 लाख है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है मेथड WDV है तो बताओ सेकेंड ईयर के एंड में एसेट का वैल्यू कितना होगा पहला साल के एंड में कितना होगा 1 लाख माइनस 10% 90,000। 90,000 तो फिर 10% 9,000 क्योंकि WDV मेथड है तो बचा कितना वैल्यू 81,000। A plant was purchased on 1/4/2015 7 लाख रुपए में इसका यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड है 5 साल और स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड अभी तो किए 7 लाख में से क्या माइनस कर देंगे 1 लाख माइनस कर देंगे तो 6 लाख गुड्स का दाम 6 लाख आ रहा है हर ईयर का डिप्री कितना आएगा 6 लाख रुपए में 5 साल कितना होगा 1,20,000। 1,20,000 बाई 6 लाख इंटू 100 वैसे इसका भी अप्रोक्स आएगा 17.11। 1 बेटा 20 आएगा डायरेक्ट 20 है कैसे अप्रोक्स आ सकते हैं 1,20,000 बाई 6 लाख करोगे 20% होता है सीधा ठीक है समझ में आया बात कहाँ गड़बड़ हुआ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स द टर्म डिप्रिसिएशन डिप्लेशन एंड amortization कन्वे द सेम मीनिंग ये ट्रू है फॉल्स बेटा सबका मतलब एसेट का वैल्यू घटना ही होता है इतना ही होता है सर। हाँ सर। हाँ सेम मीनिंग दे ही रहा है तो ये ट्रू है सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड व्हेन प्रोविजन इज क्रिएटेड बेटा जब प्रोविजन False क्रिएट होगा हाँ प्रोविजन एक लायबिलिटी का लेजर है प्रोविजन क्रिएट करना मतलब टू प्रोविजन होगा ना लायबिलिटी क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट होता है यहाँ पे गलत बोला है कि डेबिटेड करेंगे ये फॉल्स है हाँ The purpose of depreciation is to distribute the cost of an asset over the useful life systematically. ये true है। ट्रू है। अब only two false है, only two. ठीक बात? हाँ सर। A machine was purchased on 1/1/2012 for 3 लाख रुपया। Depreciation 15% है अंडर SLM। और ये मशीन को बेच दिया फिर 1 जुलाई 2015 को तो बस 1,60,000 में तो प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो देखो 1/1/2012 को लिया था कितना में 3 लाख में तो हर साल का डिप्री होगा ना तो 31 दिसंबर 2012 के दिन डिप्री कितना होगा 45,000। 45,000 3 लाख का 15% तो बचेगा कितना 2,55,000 55,000। हाँ फिर यहाँ पर 31/3/2013 के दिन फिर वही डिप्री 45,000 क्योंकि SLM मेथड है कितना वैल्यू बचेगा 210 हाँ फिर यहाँ पे 31/3/2014 के दिन फिर 45,000 का डिप्रिसिएशन बचेगा कितना 165 165। फिर तुम्हारा 31/3/2015 के दिन सॉरी ये 31/3/2014 के दिन हुआ अब इसके बाद कितना दिन यूज हुआ 6 महीने और यूज हुआ एसेट है ना क्योंकि ये 1 जनवरी 2015 के दिन वैल्यू बच रहा है 1,65,000 क्लियर है मेरा बात हाँ तो सर 6 महीने के यूज और हुआ तो 45,000 पूरे साल का डिप्रिसिएशन होता है 6 महीने का कितना होगा
हाँ 45,000 का आधा 22,500, 1,65 में 22,500 गया, कितना बचा 1 जुलाई के दिन वैल्यू 142,500. 17,500 142,500 का एसेट कितना में बेच दिए 1,60,000 में, 1,60,000 तो प्रॉफिट हुआ 17,500. ठीक है. हाँ. लास्ट, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर अंडर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. ये मत करो, ये तुम्हारा सिलेबस का बात नहीं है, चलो कर लेते, कुछ है नहीं. कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 लाख है, लाइफ टाइम 5 ईयर सैल्वेज वैल्यू, लाइफ टाइम में 5 ईयर सैल्वेज वैल्यू है 10%. सम ऑफ डिजिट मेथड होता है क्या पता है? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो सबको ऐड करो. 5 4 9 3 12 13 15 16 है ना, 15 है ना. 5 4 9 3 12 13 14 15 ही तो हो रहा है. 16 हो रहा है. कैसे आ सकता है 16 भाई? 1 + 2 + 3 + 4 + 5. नहीं, 15. क्या करते हो भाई? तो 15 आ रहा है. सैल्वेज वैल्यू 10% बोला है. 1 लाख का सैल्वेज वैल्यू 10% होगा तो कितना होगा 90,000. 90,000 डिवाइडेड बाई 15 करो. कौन से ईयर का निकालना है? 4th ईयर का. तो 4th ईयर तक का टोटल कितना हो रहा है? 4 3 7 2 9 1 10 इंटू 10 कर लो. करो 90,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 10. इसको गड़बड़ हो रहा है फिर. एक मिनट, 90,000 15 इंटू 4 करो तो 24,000 ये सी आंसर नहीं, 20 का डी आंसर. कुछ गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में. 1 लाख डिवाइड बाई 15 इंटू 4, 1 लाख डिवाइड बाई 15 इंटू 4 करो तो पॉइंट में आंसर आ रहा है 26,666.66. नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है. एक मिनट. सम ऑफ डिजिट मेथड में ना डिजिट्स को उल्टा लेते हैं. फर्स्ट ईयर का डिजिट होगा 5, सेकेंड ईयर का डिजिट हो जाएगा 4, थर्ड ईयर का डिजिट हो जाएगा 3, फोर्थ ईयर का डिजिट होगा 2 और 5th ईयर का डिजिट होगा 1. तो टोटल आ रहा है 15. 90,000 डिवाइड बाई 15 इंटू कौन से ईयर का चाहिए मेरे को? 4th ईयर का, तो इंटू 2 कर लो. 6,000 इंटू 2 12,000 आएगा. हाँ, तो उल्टा लेना था, हम गलती से खा लिया, सीधा ले लिया, इसलिए हम इंटू 4 कर दिया लास्ट में. इंटू 4 की जगह इंटू 2 होता. तो सम ऑफ द डिजिट मेथड में फर्स्ट ईयर अपने को पता है 5 साल लाइफ है, तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से कितना साल का लाइफ बाकी है? 5 साल. सेकेंड ईयर के लाइफ के हिसाब से 4 साल, थर्ड ईयर के लाइफ के हिसाब से 3 साल, सेकेंड ईयर के हिसाब से अभी भी, फोर्थ ईयर के हिसाब से अभी भी 2 साल बाकी है, और 5th ईयर के हिसाब से अभी भी 1 साल बाकी है. ठीक है. तो ये उल्टा लेना था, तो इंटू 2 करेगी, तुम्हारा आंसर है. ठीक है. तो ये था ये 2 चैप्टर.